गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम मटर क्लासेस एंड गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 फ्लेमिंगो का चैप्टर 2, जिसका जो टाइटल है वो है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय एर्नेस्ट यंग। एंड गाइज, इसमें जो है दो स्टोरीज हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो इसमें दो पार्ट्स हैं और इसको मैं आपको पैराग्राफ वाइज समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो लंबा होगा लेकिन समझने की कोशिश करना है, ठीक है। और आपने गौर किया होगा आपकी लेसन बुक में जो है वहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। कहने का मतलब वहां कुछ वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन है जिनके मीनिंग जो है आपको स्क्रीन पे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो उसको लिख लेना है जब आप नोट्स बनाओगे, तो सबको लिख लेना है। एंड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जैसे जैसे स्टोरीज होगा चलते रहेगा, वैसे आपको आंसर भी मिलते रहेंगे। मैं समझाता भी जाऊंगा, आपको आंसर मिलते भी जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा माइंड नहीं करना है कि क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा, सब आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे ही। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाई डू यू डू दिस, यहां से स्टार्ट होता है। जो आपका फर्स्ट स्टोरी है उसका मतलब है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता था, कहाँ? कचरे में। ये किसी ने बोला है स्टोरी में। अब राइटर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं साहेब से पूछता हूं क्योंकि मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कचरे के ढेर में उसे सोने की छानबीन करता हुआ देखता हूं। सोना मतलब कुछ ऐसा चीज यहां मिल जाए। सोना का मतलब क्या है आपको समझ में आएगा। कई तूफान थे जो इनके बारे में जो राइटर बोल रहा है, साहेब या उसकी फैमिली, कई तूफान आए और उसकी फैमिली जो है फैमिली के खेत और घरों को बहा कर लेके गए। उनकी माँ ने उन्हें बताया था यही रीजन कि वो लोग क्यों आ गए, क्यों उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। बड़े शहर में सोने की तलाश में जहां अब वह रहता है, इसलिए वो लोग अब यहाँ आ गए। सोना यहाँ पे क्या है? थोड़ी ना गोल्ड की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है वैसी चीजें जिनसे वो अपना पेट भर सके। उनके लिए वही सोना था। कचरे को बेचकर, कचरा जो था वो उनके लिए सोना था। कचरा वो लोग चुनते थे, कचरा जमा करते थे जिसको बेचते थे, ठीक है। रेज पिकर्स यहाँ लिखा होगा, आप देखेंगे तो आपकी स्टोरी में यहाँ पे रेज पिकर्स लिखा होगा, गार्बेज डंप लिखा हुआ है। तो ये सब, और वो लोग कहां से आए थे? ढाका से आए थे। हर सुबह जो राइटर हैं, एक जब छोटे लड़के जवान रेज पिकर को देखते हैं, ठीक है, जो उनके पास के घर के पास के कूड़े के ढेर पर जाता है, उसमें सोना खोजता है। सोना जो है, तो लेखक का जो ये बोलना है कि सोना जो है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कचरा हमारे लिए जो है ढेर है, कचरे का ढेर है। कचरा हमारे लिए ढेर है, बेकार है, चीजों को फेंक दिया जाता है, राइट। और उस पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए वो क्या है, पहले तो वो बेचते हैं, जिनसे उनका पेट भरता है, घर चलता है, प्लस कभी कभी उन्हें 1 रुपये का सिक्का या कुछ मिल जाता था। लड़के का नाम क्या था? साहिब था। ढाका में उसका घर था, खेतों के बीच में उसका घर हुआ करता था। कई साल पहले उसने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि वहां पे बाढ़ आते थे, बार बार बाढ़ आते थे, खेत तबाह हो जाता था, घर तबाह हो जाता था। इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और सोने की तलाश में यहां पर शिफ्ट कर गए। फिर राइटर बोलते हैं बड़े शहर में सोने की तलाश का मतलब क्या हो गया? मतलब कीमती चीजें। और ऐसा चीजें तो होगा नहीं कि सोना मिल जाएगा कचरे के ढेर में, गोल्ड, राइट। बच्चों के लिए जूते, बता रहा हूं, बच्चों के लिए जूते, पैसे, बैग या ऐसी चीजें जैसे फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए या शेल्टर हो गया, ये सब चीज उनके लिए क्या था? सोना था, ठीक है। उसके बाद लड़का जो है कचरा में, डंप में कीमती चीजें खोजता है। एक दिन जो राइटर है वो साहब से सवाल करते हैं कि कचरे के माध्यम से क्या मतलब है, कचरे क्यों ढूंढते हो, क्यों इस तरह कर रहे हो? तो साहब जो है जब पूछते हैं क्यों ऐसा करते हो, ये तो मैंने आपको समझा दिया ओवरव्यू के तौर पर। लेकिन जब राइटर पूछते हैं साहब से तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो बोलता है उनके पास कचरा उठाने के अलावा और कोई काम नहीं है। लेखक बोलता है उसको कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने को नहीं है।
देन मैं बोलता हूं, मतलब राइटर बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। सो उसे पता चलता है कि उसकी सलाह, राइटर को पता चलता है कि उनकी सलाह जो है उस गरीब बच्चे के लिए, साहिब के लिए बेकार था। और क्या हो जाता है फिर, क्योंकि उनको समझ में आया, उनको याद आया कि एरिया में जो है एक भी स्कूल नहीं है। और वह उससे क्या बोलता है, जब वो बड़ा होगा तो वो स्कूल जाएगा। लेखक उससे फिर मजाक करते हैं कि अगर लेखक ने कोई स्कूल खोला तो वो साहब उसमें एडमिशन लेगा। मतलब वो बच्चे को एक सपना दिखाता है, एक झूठा सपना, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर मैंने स्कूल खोला, मैं स्कूल खोलूंगा जिसमें तुम्हें पढ़ना होगा। ये है आपका देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। ठीक है, उसके बाद फिर वो साहेब जो है बोलते हैं, साहेब बोलता है कि वह लेखक जब बोलते हैं कि स्कूल वो बनाएंगे तो वो बोलता है हाँ मैं एडमिशन लूंगा। कुछ दिनों बाद वो पूछने दौड़ता है, यही सवाल पूछने के लिए राइटर से दौड़ता है कि स्कूल बनने में कितना टाइम है, स्कूल बनकर तैयार हो गया क्या? तो राइटर बोलते हैं स्कूल बनने में समय लगता है। और जब उनको याद आया कि उन्होंने झूठा वादा किया तो उनको अपने आप पे शर्म आने लगा, क्योंकि उनसे साहब से झूठा वादा किया था। उन्होंने मजाक के तौर पर कहा था, राइट, स्कूल खोलने का कभी इरादा था ही नहीं। इसलिए उनको खुद पर क्या हुआ, शर्म महसूस हुई। और फिर क्या हुआ, क्योंकि वे झूठे, कहानी कहने का मतलब है दुनिया में झूठे वादे करने वाले बहुत लोग हैं। झूठे वादे करते हैं, 2 पल का मजा लेते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन साहब कुछ महीनों से जानता था कि जब उसने कहने का मतलब है राइटर जो है साहब को जानते थे, पर्सनली जानते थे, ठीक है, लेकिन इतने महीनों जानने के बाद भी कभी नाम नहीं पूछा। तो उसने उससे नाम पूछा, किससे? साहब से। उसने जवाब दिया कि उसने अपना जवाब जो है जोर से बोला, साहिब आलम। साहिब आलम, साहिब आलम। साहब ने अपना नाम बताया। लेखक सोचने लगा, काश इस लड़के को पता होता इसके नाम का मतलब क्या है। इसका मतलब है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मालिक। और वह विश्वास नहीं कर पाता कि उसके माता पिता ने ऐसा नाम उसे क्यों दिया, साहिब आलम, मतलब पूरी दुनिया का मालिक। और उस नाम के बिल्कुल अपोजिट उसकी जिंदगी है साहब की, राइट। उसके बाद वह जो है अपने दोस्तों के झुंड के साथ घूमते रहता था। और उसके एक फौज की जैसे थी, जैसे क्या होता था, वो लोग चप्पल पहनते नहीं थे, जूते चप्पल थे नहीं उनके पास। ऐसा लगता है जैसे सुबह में चिड़ियों का झुंड निकलता है, दोपहर तक गायब हो जाता है, कहीं आराम करते हैं, वैसे ही वो लोग थे। सुबह निकलते थे, दोपहर तक में सब गायब, तो झुंड जैसा फील होता था। और लेकिन अब जो है राइटर जो है सबको पहचान सकते थे, क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से उन सब बच्चों को देख रहे थे, राइटर। फिर एक दिन लेखक ने पूछा कि जूते क्यों नहीं पहने? तो लड़के ने बस जवाब दिया कि उसकी माँ ने उन्हें सेल्फ के ऊपर से नीचे नहीं उतारा। तो जब वे उसकी पहुंच से पड़े थे तो उसने नहीं पहना, मतलब ऊपर रखा हुआ था, मैंने पहुंच नहीं पाया, मैंने पहना नहीं। फिर एक लड़के ने जवाब दिया, जो बोलता है एक अन्य लड़का, दूसरा लड़का, जिसके दोनों जो पैर में अलग अलग जूते थे, एक में रेड था एक में ब्लैक था, समझ जाओ, ने कहा अगर उसकी माँ ने जूते दिए भी होते तो या फेंक देता। मतलब ये था कहने का कि लड़का जो है जूते या चप्पल नहीं पहनता था क्योंकि वो पहनना ही नहीं चाहता था। लेखक ने दूसरे लड़के से क्या पूछा कि तुम एक पैर में रेड एक में ब्लू या ब्लैक क्यों पहने हो? तो उसने जवाब नहीं दिया और पैर को हिला दिया और जूतों को छिपाने की कोशिश करने लगा। एक तीसरे लड़के ने जवाब दिया, वह जूते की एक जोड़ी पाने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसके पास जीवन भर कोई नहीं था, मतलब उसके पास कभी जूता था ही नहीं, तो वो डेस्परेट था कि मुझे जूते मिल जाए। दैट्स व्हाई उसने जो मिला उसने पहन लिया। समझ में आया? और आपने गौर किया होगा स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये बहुत मेन है, आपको समझना होगा। ऐसी कहानियां जिनमें बचपन छीन ली गई, याद रखना है। इसका मतलब है जो 2 कहानियां हैं इनमें बच्चों से बचपन छीन लिया गया है, ये आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद लेखक उन लड़कों का जो कंडीशन था जूतों का उदाहरण देकर समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी कीमती चीजें जो कचरों के
ढेर में घुसते हैं। वो आगे बताते हैं कि जब वह देश जो राइटर हैं, वो तो एनिस यंग है, राइट, वो लेडी है। सो जब देश भर की यात्रा करती थी तो उसने कई मतलब बच्चों को देखा, शहरों में देखा, गांव में देखा, जो नंगे पैर चलते थे। तो उन्होंने अपना एक बताया उन्होंने इतना सब कुछ देखने के बाद राइटर ने एक चीज बताया कि उनके पास तो जूते खरीदने तक को पैसे नहीं थे, इसलिए वो नंगे पैर घूमते थे। लेकिन नंगे पैर होना उनके लिए एक परंपरा थी। क्यों? लेखक ने वो अमेज थे, शॉक थे, तो आश्चर्यचकित भी बोल सकते हैं। और उन्होंने इस सब चीज का एक क्या बोला, निष्कर्ष निकाला। उन्होंने सबका ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाला कि यह एक परंपरा होने के कारण, अब कहते हैं कि उन्होंने ये परंपरा क्यों है, एनिस यंग कहती हैं कि लोगों ने इसे परंपरा समझा, लेकिन वो ये बोलना चाह रही थी, उनको बाद में ये समझ में आया कि नहीं, ये लोग जो हैं अपनी गरीबी छिपाने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो जब पूरी तरह से अपना वो सामान नहीं खरीद सकते तो उन्होंने ऐसा शो कर दिया कि हमारी परंपरा है, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, बस एक बहाना था कि वो इतने गरीब थे कि वो जूते नहीं खरीद सकते थे। लेकिन उडीपी एक जगह है कि एक आदमी द्वारा उसे बताई गई कहानी सुनाती है। ठीक है, जब वह एक लड़का छोटा था, मतलब उडीपी का एक आदमी था, वो अपनी स्टोरी सुना रहा था। जब एक छोटा लड़का था तो वो स्कूल जाता था, रास्ते में एक मंदिर पार करता था। उसके माता पिता उसके पिताजी वहां पे एक पुजारी थे। वह मंदिर में रुकता था, भगवान से रिक्वेस्ट करता था, प्रे करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं, अ पेयर ऑफ शूज। एंड 30 साल बाद लेखक ने शहर और मंदिर का दौरा किया। फिर से लगभग सभी जगह खाली थी। नया पुजारी जो था मंदिर के पीछे रहता था। लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां वहां रखी हुई थी। एक जवान लड़का दौड़ता हुआ गया। उसने ग्रे कलर की स्कूल यूनिफॉर्म, मोजे और जूते पहने हुए थे। उसके कंधे पर स्कूल बैग लटका हुआ था। उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया, बच्चे करते हैं राइट, एंड भाग गया, मतलब बैग फेंक दिया, भाग गया। स्कूल में सब करते थे, हम लोग भी करते थे, स्कूल से आए बैग फेंका इधर, जूते फेंके उधर, एंड हम लोग, ठीक है। सो लेखक कहना चाहते थे कि 30 साल बाद क्या हुआ, मंदिर में जो पुजारी का जो कंडीशन था वो चेंज हो गया। वक्त के साथ कंडीशन चेंज होता है, राइट। जानते हैं लाइफ का रूल है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो हमेशा बुरा नहीं होगा या हमेशा अच्छा नहीं होगा, कंडीशन हमेशा सेम नहीं होता है। तो 30 साल पहले जो पुजारी के बेटे के पास नहीं था वो अब इस पुजारी के बेटे के पास है। कहने का मतलब अब वह इस बच्चों की लिए जूते खरीद सकते थे। और उससे एक और लड़का याद आ गया इसी चीज में, जिसने एक जोड़ी जूते मिले थे। उन्होंने मतलब गॉडेस से प्रे किया था कि उनके पास जो जूते हैं उन्हें कभी ना खोए। मतलब उसके पास एक पेयर जूते थे, वो चाहता था वो कभी ना गुम हो। देवी ने मतलब गॉडेस ने उसकी जो रिक्वेस्ट था, प्रे था, वो मंजूर कर लिया और उसके जूते कभी नहीं खोए। इससे हमें पता चलता है कि जिनके पास जो चीजें नहीं होती उनके लिए वो कितना कीमती होता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए आपके पास, आप चाहते हो आप बाइक लेना, अगर आप दूसरे की बाइक देखते हो ना तो आप चाहते हो आपके पास वो बाइक आ जाए, काश मेरे पास होता, काश। तो ये काश चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए। अगर मेरे पास वो होता तो मैं ये करता, कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। सो क्या हो गया, अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसको इस तरह चलाता, काश मेरे पास वो होता। तो यहाँ पे जो था एक लड़के की याद आ गया जिसने रिक्वेस्ट किया कि ये जूते कभी ना खोए, क्योंकि वो जानता है उसके पास कभी था नहीं, तो उसको जो मिला उसके लिए बहुत कीमती था, ठीक है। उसके बाद लेखक जो है, राइटर जो है, वो मतलब जो है उस सब इलाके के बारे में बात करने लगे और कचरा जो लड़का चुनता था उसके बारे में। तो वो कौन सा इलाका था, सीमापुरी। अभी भी आप अगर गूगल करोगे, दिल्ली में है सीमापुरी, वहां पे जो है स्लम एरिया है, ठीक है। दिल्ली का स्लम एरिया बोलते हैं हम लोग। तो दिल्ली के बाहरी इलाके में है, जो मतलब बिल्कुल अलग था, कैपिटल से बिल्कुल अलग था। और 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश से रिफ्यूजीज आए थे, जो क्या बन गए, बंजर इलाका था। बंजर इलाका था तो स्लम बन गया, वहीं पे वो लोग रहने लगे। सीमापुरी अभी भी एक बंजर क्या था, जमीन था, लेकिन अब वो खाली नहीं था, क्योंकि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग जो थे वहां पे जो कचरा चुनते थे, रेज पिकर्स, वो उन्होंने अपना रहने का जगह बना लिया था वहां पे।
और लोग कीचड़ से बने, जो कीचड़ तो होता मिट्टी का बना हुआ, क्ले का बना हुआ, उन सब घरों में रहते थे, मिट्टी का फूस कर, जिनमें टिन जो होता है, टिन पता है ना, टिन होता है, टिन का चादर होता है, चदरा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो टिन का चदरा जो होता है उसका घर बना हुआ था, ठीक है। और प्लास्टिक तिरपाल नाम का, तिरपाल तो पता ही होगा हम लोग के इधर होता है ना लोकल में तिरपाल, तो तिरपाल का भी छत बना हुआ था प्लास्टिक का। और सीमापुरी में सीवेज था, ड्रेनेज था, और क्या था, रनिंग वाटर की सुविधा नहीं थी, मतलब किधर कचरा निकलेगा, किधर पानी का, मतलब अगर पानी जमा हुआ तो किधर से निकल जाएगा, इस सब चीज का कोई सुविधा नहीं था। बस एक बंजर भूमि का टुकड़ा था, बंजर जमीन था, जहां पर लोगों ने कचरा जमा करते थे और बहुत ही इलीगल तरीके से वो लोग रह रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और रेक पिकर्स, वहां पे रेक पिकर्स जो थे वो लोग 30 साल से सीमापुरी में अवैध रूप से, इलीगल रूप से रह रहे थे। उनके पास सरकार की अनुमति और मतलब मालिकाना हक नहीं था, उन्होंने कब्जा कर लिया था। और क्षेत्र के जो थे, एरिया के जो थे, मतलब पॉलिटिशियंस जो थे, उन्होंने वोट लेने के लिए, ये आपको समझ में आएगा कि हमेशा से चलता आया है, लोग जो हैं पॉलिटिक्स में जो हैं वो लोग वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वोट पाने के लिए राशन कार्ड और आईडी, मतलब वोटर आईडी कार्ड, ये सब उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। और उन्हीं चीजों की वजह से वो लोग रह तो रहे थे, एक कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन है, वो पॉलिटिक्स वाला टॉपिक अलग था, ये स्टोरी अलग है, ठीक है। समझने की बात है कि इसी राशन कार्ड के कारण उन लोगों को खाना मिलता था, वो लोग अपनी खाने का सामान जो है सरकार के थ्रू ले पाते थे, ठीक है। और इसके बदले पॉलिटिशियंस क्या चाहते थे, उनको वोट मिलता है। लेखक ने, राइटर जो थी एनिस, उन्होंने पूछा, यंग ने पूछा कि जो लेडीज जो थी उन्होंने क्या पूछा, पहना हुआ था, फटी साड़ियां पहनी हुई थी, तो वो पूछती है अपना घर क्यों छोड़ दिया ढाका में। तो उन्होंने जवाब दिया कि वे अपने परिवार को भूख जो था संतुष्ट करने में सक्षम नहीं थे, रात को अच्छी तरह सोते नहीं थे। तो ढाका में अपने खेतों को बर्बाद होते देखना, अपने घरों को तबाह होने देखने से बेहतर है कि हम लोग यहाँ रहे, और हम लोग अभी वहां से ज्यादा तो यहाँ खुश हैं। समझ में आया। और ये लोग अपने फूड की तलाश में, अपने फूड एंड रहने खाने की तलाश में क्या करते थे, वहां से यहाँ आ जाते थे और अस्थाई घर जो है वो बना के वहां रहते थे। और धीरे धीरे बच्चे बढ़ते रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता का भी मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भी तो जरूरतें पूरी करनी थी। सीमापुरी में रहने वाले के लिए अस्तित्व का साधन जो था, मतलब जिंदगी जीने का जो एक जॉब बोलते हैं, वो क्या था, कचरा चुनना था, जैसे वो कई सालों से कर रहे थे। वे मतलब कचरे उठाकर अपना जिंदगी बिताने लगे। और कचरा उनके लिए क्या था, सोने जैसा था। कचरा कैसा था, सोने जैसा था। और इन फैमिलीज के लिए कचरे का ढेर में तलाशी जो था, उनको जो था इनफ चीजें प्रोवाइड कर देता था, भोजन था, वो फटे हुए कपड़े भी पहनते थे, चादर भी इकट्ठा करते थे तो अपने छत को ढकने के लिए करते थे, और अच्छी तरह से कवर नहीं करते थे, फिर भी उन्हें तो सुरक्षा प्रदान करता था ना, सुरक्षा देता था वो सब चीजें। बच्चों के लिए कचरा जो था वो भी एक क्या था, मतलब लगता था वहां कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। और साहब जो है वो कहते हुए कभी कभी खुश हो जाता था, कभी कभी उसे 1 रुपए मिल जाता था, कभी कभी कचरे के ढेर में उसे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। अक्सर कचरे के ढेर में उसे चांदी का सिक्का भी मिल जाता था। और लेकिन कब मिलता था, अधिक ज्यादा खोजने पे। वैसे ही बच्चों के लिए कचरे का डंप जो था सपनों का, उनके सपनों को पूरा करने का साधन था, हालांकि लिमिटेड रूप में माता पिता के लिए, बट एक सिंगल रूप में माता पिता के लिए क्या था, ये बस कपड़े, खाने और शेल्टर के लिए जगह था और कुछ नहीं, जीने का, ठीक है। उसके बाद एक साधन था। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा यहां तक। उसके बाद लेखक जो है एक सर्दी की, एक विंटर सीजन में उन्होंने एक क्लब के बार के बाहर किसको देखा, साहब को देखा। और बार के अंदर क्या थे, टेनिस कोर्ट के अंदर 2 बच्चे खेल रहे थे, 2 यंग मैन खेल रहे थे। और साहब को वो खेल पसंद था, लेकिन वह अंदर खेल नहीं सकता था, नहीं जा सकता था। तो उसने लेखक को बताया कि
वह क्लब के अंदर गया था जब क्लब बंद हो गया था और वहां के गार्ड ने उसे झूलने मतलब वहां पे खेलने की अनुमति दे दी थी। लेखक ने देखा कि साहब भी टेनिस के जो जूते हुए थे वो पहने हुए थे, वो किसी ने मतलब वो जिसने जो कपड़ा पहना हुआ था उसमें सूटेबल नहीं था और किसी ऐसे अमीर बच्चे ने जिसका फट गया एक छेद के कारण क्या हुआ, वो जूते फेंक दिए। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता है। सो उन्होंने एक अमीर बच्चे ने क्या किया, अपना जूता फेंक दिया जिसमें एक छेद हो गया था और लेकिन साहब के लिए वो कीमती था तो साहब ने वो पहन लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके विपरीत जो जैसे अमीर बच्चे ने एक छेदिया गान फेंक दिया, एक दो छेदिया गान, वैसे ही साहब को इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा, उसने पहन लिया क्योंकि उसके पास उसके माता पिता या वो खुद इससे बेहतर कर नहीं सकता था, राइट। इससे ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर क्या हुआ, वो नंगे पैर चला गया और एक छेद के साथ एक जूता जो था जिसमें एक छेद बना हुआ था, पहनना उसके लिए सपने जैसा था क्योंकि वो जिंदगी में पैदल चला था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, कचरे के ढेर के कारण साहब के जूते मतलब आंशिक रूप से पूरा हो गया था, कचरे के कारण ना, क्योंकि उसका जूते पहनने का सपना पूरा हो गया था लेकिन उसकी टेनिस खेलने की सपना कभी पूरा नहीं हुआ। एक सुबह क्या हुआ, लेखक जो थे साहब को दूध के बूथ पर मिले, वो स्टील का कंटेनर पकड़े हुए जा रहा था। उसने उसे बताया कि वो अब टी के चाय के जो मतलब दुकान था वहां पे काम करता है, उसे नौकरी मिल गई है चाय वाले वहां पे और वह महीने के 800 रुपए कमाता था, भोजन भी मिल जाता था खाने का। लेकिन लेखक ने उसे बताया कि क्या उसे नौकरी पसंद है, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसकी जो बचपना था वो अब खो चुका है। साहिब का जो बचपना था वो एकदम बिंदास खुलकर जीता था, वो अब खत्म हो चुका था। उसके बातों में उसके शकल पे नजर नहीं आ रहा था ये सब चीजें, जैसा कि साहिब किसी और के लिए काम कर रहा था और उसके मालिक के कंटेनर को ले जा रहा था दूध जिसमें था, वो अब जिम्मेदारी के बोझ के तले जो था उसका घिर चुका था, जिम्मेदारी जो था उसके अंदर आ गया था क्योंकि अब अगर कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। इससे पहले एक कचरा चुनने के कारण एक कचरा बिनने वाले के रूप में साहिब अपना खुद का बैग उठाता था मस्ती के लिए, मजाक के तौर पे खुलकर, लेकिन और स्वयं अपना खुद का मालिक था, राइट। लेकिन जब उसने जॉब पकड़ा टी स्टॉल पे तो क्या हुआ, उसकी आजादी छिन गई। वो जो खुद का मालिक था, खुद का जो राजा था, साहिब आलम, खुद की जिंदगी का मालिक, वो अब मालिक नहीं रहा। सो ये था आपका फर्स्ट स्टोरी। आई होप पूरा समझ गए होंगे। कहीं भी प्रॉब्लम होगा मैंने बहुत डिटेल वाइज समझाया है, आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो। आपको इस चैप्टर का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके जो स्टोरीज में है यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनका जो है आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये वाला जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है टोटल का क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और आपका जो वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन है इसका जो है अगला जो है दोनों में मिल जाएगा। सो कुछ नहीं करना है, जहां पे समझ में नहीं आया, जहां पे क्वेश्चंस दिए हुए उसको पॉज करके आप लिख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आपको पूरा का पूरा आंसर समझ में मिल ही जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में। नहीं समझ में आया तो रिपीट देखो, तब तक के लिए ख्याल रखें।